हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं और ठंड में फिंचेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम सर्दी को इग्नोर कर देंगे तो हमारी फिंचेस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। फिंचेस बीमार हो सकती हैं, फूल कर बैठ जाती हैं, बच्चे मर जाते हैं, बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको आज बताऊंगा कि सर्दियों में फिंचेस के टेम्परेचर को या आपके शेड के टेम्परेचर को किस तरह से कंट्रोल करना है जिससे आपकी फिंच को सर्दियों में कोई नुकसान ना पहुंचे। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो तरीका सूटेबल लगे वो आप अपना सकें। और उस खुराक के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिसे खाकर फिंचेस सर्दियों में अपने जिस्म को गर्म रख सकती है। इतना ख्याल रखने के बावजूद भी अगर कोई एक दो पीस बीमार हो जाएं तो उस बीमारी के लिए भी आपको बताऊंगा कि आप कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ऐसे लोग जिनका सेटअप इंडोर है वो ये समझते हैं कि शायद उन्हें ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सर्दियों में ठंड तो हर जगह होती है, चाहे वो वॉशरूम हो, कमरा हो या फिर छत हो। हाँ, ये बात सच है कि जो आउटडोर परिंदे होते हैं उनको ठंड ज़्यादा लग सकती है, इंडोर वाले फिर भी थोड़ा सा बच जाते हैं। लेकिन ठंड जो है वो इंडोर भी होती है और आउटडोर भी होती है, बस आउटडोर में थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन मेरी जो आज की वीडियो है वो तमाम इंडोर आउटडोर दोनों सेटअप वालों के लिए है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जितने भी आउटडोर सेटअप वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि उनका शेड ज़ाहिर सी बात है कि खुले में है या छत के ऊपर है या टेरेस में है, जहाँ भी है वहाँ हवा बहुत आसानी से पहुँच जाती है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने शीशा प्लास्टिक ख़रीदना है बाज़ार से। शीशा प्लास्टिक क्या होता है? सिलिकॉन प्लास्टिक कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये इतना मोटा प्लास्टिक होता है, आपने देखा होगा कई दुकानों पर एसी जब गर्मियों में लगाया जाता है तो वो प्लास्टिक के पर्दे लेकर आते हैं और वो पर्दे बहुत मोटे होते हैं, तो उन पर्दों को बेसिकली शीशा प्लास्टिक कहा जाता है। इन प्लास्टिक की क्वालिटी होती है डिफरेंट, इकसाम होती हैं इनकी साइज़ पर डिपेंड करता है। साइज़ से मुराद ये कि जो इनकी मोटाई होती है, यानी जितने ये मोटे आप ख़रीदेंगे उतने ज़्यादा ये महंगे होते जाएंगे। यानी कि जितना थिक शीशा प्लास्टिक आप चूज़ करेंगे उसकी उतनी ज़्यादा भारी कीमत आपको देनी पड़ेगी। ये प्लास्टिक आप अपने शेड के चारों तरफ भी लगा सकते हैं, और अगर आप किसी सिंगल पेज को सेपरेटली सर्दी से बचाना चाहें तो उस केज के चारों तरफ आप इस प्लास्टिक को लगा कर अंदर हवा जाने से भी रोक सकते हैं। लेकिन हवा तो कपड़े लगाकर भी रोकी जा सकती है, पर्दे लगाकर भी रोकी जा सकती है। तो मैं आपको प्लास्टिक का क्यों कह रहा हूँ जबकि प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते शीशा प्लास्टिक की कीमत ज़्यादा होने की वजह से। ऐसे अफराद के लिए कपड़ा लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कपड़ा या पर्दा या कोई मोटा पैराशूट वाला कपड़ा जिससे हवा ज़्यादा क्रॉस ना हो सके। क्योंकि अगर आप शीशा प्लास्टिक भी नहीं लगा रहे और कुछ और भी नहीं लगा रहे तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। मेरी बात का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ठंड सिर्फ शीशा प्लास्टिक ही दुनिया में रोक सकता है और कोई दूसरी चीज़ रोक नहीं सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि शीशे प्लास्टिक से ज़्यादा अच्छी ठंड कोई नहीं रोक सकता। अब ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप कपड़े लगाते हैं, पर्दे लगाते हैं या फिर शीशा प्लास्टिक लगाते हैं, और आपकी अफोर्डेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। तो अब आ जाते हैं शीशा प्लास्टिक के फ़वाइद की तरफ। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि आप इसके आर पार बड़ी आसानी से देख सकते हैं, जिसकी वजह से जब धूप निकलती है या रोशनी, धूप ना भी हो अगर आपने इंडोर रखे हुए हैं तो रोशनी जो है वो बासानी अंदर बाहर हो सकती है इस प्लास्टिक के ज़रिए, यानी कि परिंदा डिस्टर्ब नहीं होता और अकेलापन महसूस नहीं करता। जबकि कपड़ा लगाने की वजह से कई हद तक रोशनी भी रुक जाती है और परिंदे अंदर अकेलापन महसूस कर सकते हैं या डर के मारे कुछ दिनों के लिए अपनी ब्रीडिंग भी रोक सकते हैं। जबकि मेरे पास कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं। आज से पहले मैं कपड़े ही लगाता था, ब्रीडिंग भी सही आ रही थी, सब कुछ सही हो रहा था, सर्दी भी रुक रही थी। लेकिन इस बार चूँकि थोड़े बहुत पैसे आ गए थे मेरे पास यूट्यूब की वजह से, तो मैंने प्लास्टिक ख़रीद लिए और वो प्लास्टिक ख़रीद के अपने केज के चारों तरफ लगा दिए, और इतना अच्छा रिज़ल्ट है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने किया शीशा प्लास्टिक वाला काम और मैं इससे बेहद मुतासिर हूँ। इसको लगाने के बाद मैं अपने परिंदों पर बहुत अच्छे से नज़र रख सकता हूँ क्योंकि इसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। मेरे बर्ड को कोई भी मसला आ रहा हो या दाना ख़त्म हो गया हो या पानी ख़त्म हो गया हो तो मुझे फ़ौरन बज़ाहिर देखने ही से पता चल जाता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर इसी तरह आपका जो परिंदों का सेटअप है वो आउटडोर है, यानी कि छत पे है या किसी खुली जगह पर है, तो वहाँ पर आप प्लास्टिक लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ से धूप भी आएगी इसी प्लास्टिक से, इसी तरह धूप भी क्रॉस हो जाती है और बर्ड्स को आपके धूप भी मिलती रहेगी। अब क्या होता है, जितने भी लोग जो इंडोर सेटअप रखते हैं उनको ऐसा लगता है चार दीवारी है तो ठंड नहीं अंदर आ रही होगी। ये बात सच है कि ठंड कम ज़रूर हो जाती है लेकिन फिर भी ठंडक अंदर मौजूद होती है। इसी तरह जो बाहर जिनका आउटडोर सिस्टम है, अगर वो शीशा प्लास्टिक लगाने के बाद ये समझ रहे हैं कि ठंड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो ठंड बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। ये ज़रूर है कि आउटडोर वाला जब शीशा प्लास्टिक चारों तरफ अपने शेड के लगा लेता है तो उसके पास भी वही माहौल बन जाता है जो एक इंडोर सेटअप वाले के पास हो जाता है। तो अब शीशा प्लास्टिक लगाने के बाद आउटडोर सेटअप वाला भी और इंडोर सेटअप वाला भी दोनों एक पॉइंट पर खड़े हैं और दोनों को अब एक और काम करना है। वो काम ये है कि भाई दोनों की हवाएं तो रुक गई हैं लेकिन अब ठंडक से बचाना है। अब ये ठंडक अंदर आती कैसे है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर की कोई भी लेडीज़ आटा गूंदने के बाद किसी प्लास्टिक के बाउल में भर कर अच्छे से ढक्कन उसका टाइट करके लगा कर फ्रिज में रखती हैं तो आपने देखा होगा कि
2 घंटे बाद, हालांकि वो आटा जो है वो एक बकेट के अंदर है, एक प्लास्टिक के बाउल के अंदर है और उसका ढक्कन भी बहुत तेज़ बंद हुआ हुआ है, बिल्कुल एयर टाइट, लेकिन फिर भी जब आप आटा 2 घंटे बाद निकालते हैं तो वो अंदर से ठंडा हुआ हुआ होता है। इसकी यही वजह होती है कि ठंड जो है वो फैल जाती है, किसी भी मटेरियल पे लगती रहती है। वो मटेरियल अंदर ठंड पहुंचने से बहुत ज़्यादा क्योर करता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो मटेरियल ख़ुद ठंडा हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो ठंडक अंदर पहुंच रही होती है वो बहुत कम पहुंच रही होती है, लेकिन वो ऐसी कम ठंडक भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब आपने क्या करना है, अब आप ये भी सुन लें। पंजाब में इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो काफ़ी लोग मैंने देखा है कि अपने सेटअप पर हीटर लगाते हैं। तो हीटर ख़तरनाक भी हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि सेटअप ही आपका जल जाए, रात को आप हीटर खुला छोड़ के चले गए, या आपके बर्ड जो है वो दम घुटने की वजह से मर गए। तो हीटर जो है वो देख कर लीजिएगा, सस्ते हीटर मत लिया करें जो अजीब बर्तनों के बना लेते हैं, जो वहाँ पे मैंने देखा है पंजाब में घी के डब्बों के अंदर कुछ इस तरह सेटिंग कर आके हीटर बना लिए जाते हैं। तो ऐसे हीटर ना बनाएं, देखभाल के कोशिश करके, गैस हीटर हो या इलेक्ट्रिकल हीटर हो, देख कर अच्छी कंपनी का लें, ऐसा लें जो ऑटोमेटिक हो और कंपनी उसको गारंटी करती हो कि ये आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके किसी सेटअप को या आपके किसी कमरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वैसे तो हीटर जितना भी अच्छा हो रिस्की हो सकता है, हीटर, जनरेटर, ये जो चीज़ें हैं, ये सिलेंडर, हीटर, ये फटने वाली चीज़ें होती हैं, तो ये ब्लास्ट हो सकती हैं, आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो खैर ये एक तरीका है सर्दी को कम करने का, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग मजबूरन, जिनके पास परिंदों की बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो मर रही है, तो वो मजबूरन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे पहला और घटिया तरीका है सर्दी को रोकने का। इसके बाद मैं आपको ऊपर ले आता हूँ थोड़ा सा। मार्केट में बहुत सारे नए बल्ब आए हैं जिनका नाम है हीट बल्ब। वो ख़ास तौर पे इन परिंदों के बिज़नेस ही के लिए बनाए गए हैं और कमरे में बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब तो मैंने सुना है कि इंसानों के लिए भी आ रहे हैं हीट बल्ब। वो बल्ब ऐसे होते हैं कि जब आप लगाएंगे तो वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, उसकी रोशनी, जो उसकी गर्मी है रोशनी की, उससे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। और उस बल्ब के ऊपर जो है वो ऐसी एक मटेरियल चढ़ा होता है कि उससे रोशनी बहुत ज़्यादा पैदा नहीं होती, यानी कि आप रात को लगा के भी सो सकते हैं उसको। बहुत कम रोशनी बाहर आने देता है, वो सारी रोशनी वो अंदर ही रोकता है, जिसकी वजह से वो बल्ब गर्म होने लग जाता है और वो गर्माइश फिर बाहर निकलने लग जाती है। तो उससे क्या होता है कि इसका नाम दिया गया है हीट बल्ब का। और वाकई ये बल्ब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन देखें, आग तो बल्ब से भी लग सकती है। मैं बार बार आग की जिक्र क्यों करता हूँ, क्योंकि बर्ड शेड में आपकी मेहनत होती है, पिंजरे होते हैं, आपके बर्ड्स होते हैं। भले आप ना हो वहाँ पे, लेकिन आपके बर्ड भी उतनी ही कीमत रखते हैं जितनी आपकी जान की कीमत है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा ख्याल रखा करें। एक आध कैमरा सेटअप में होना चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे कोई भी मसला होता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, मैंने अभी तक नहीं सुना किसी के शेड में आग लगी हो। लेकिन मैं हमेशा आपको वो बात बताता हूँ कि हर वक्त इंसान को अपने अच्छे और बुरे दोनों के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। मैं भी ज़िंदगी में अपनी हर प्लानिंग घर से करके निकलता हूँ, यानी कि मैं जब भी निकलता हूँ तो यही सोच के निकलता हूँ कि हर इंसान को ऐसा समझना चाहिए कि हर दिन उसका आखिरी दिन हो सकता है, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। तो आपको तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए, ताकि जब आप चले जाएँ तो बूमा बूम हो सके। अब आ जाते हैं गर्म खुराक की तरफ कि गर्म खुराक में क्या क्या दे सकते हैं। आपको पता है फिंचेस कीड़े खाती हैं, यानी कि बहुत सारी फिंचेस जो हैं, बल्कि सारी फिंचेस कीड़े खाती हैं। कोई एक दो होंगी जो नहीं खाएंगी, लेकिन अगर आप डालेंगे तो वो भी ऐसे ऐसा खाना शुरू कर देंगी। अब ये कीड़े कौन से होते हैं? ये कीड़े सुंडियाँ होती हैं, जो कि गोबर के अंदर मिल जाएंगी आपको, यानी कि जो पुरानी खाद होती है ज़मीन के नीचे से, जो बारीक बारीक सुंडियाँ होती हैं। और अगर आपको ये नहीं मिल रही तो आप घर बैठे अपने फ्लैट में मौजूद एक छोटे से गमले में भी ये कीड़े पैदा कर सकते हैं। अब ये आप देख लीजिएगा कि हाउ टू मेक वॉर्म्स इन, जो भी आपका है पॉट है, जो भी है, तो आपको आसानी से ये बनाने में मदद मिल सकती है। तो आपके बर्ड्स ये खाएंगे और वो गर्म रहेंगे काफ़ी हद तक। और फिंचेस को आप सॉफ्ट फूड देते रहें, जैसे एग फूड हो गया, या कोई भी सॉफ्ट फूड जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं वो आप दें, ताकि जितना ये खाएंगी उतना गर्म रहेंगी। लेकिन अगर किसी भाई के पास फिंचेस की एक्टिविटी कम शो हो रही है, यानी कि वो उतना नहीं फुदक रही जितना गर्मियों में फुदकती थी, तो फिर आप एक नॉर्मल फर्स्ट स्टेज की एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं डेली बेसिस पे इस्तेमाल करता हूँ। चाहे मेरा बर्ड बीमार हो या सही हो, मैं उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि उसका कोई नुकसान नहीं है, इसीलिए उसको फर्स्ट स्टेज की एंटीबायोटिक कहा जाता है। वो बॉडी में किसी भी किस्म का बैक्टीरिया बनने से रोकती है, जो कि ठंड में बड़ी आसानी से बन सकता है। परिंदा बीमार हो सकता है, उसके पेट में तकलीफ़ हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो सकता है, या सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये फर्स्ट स्टेज की एंटीबायोटिक परिंदे को भी बचाती है, और परिंदे ने जो बच्चे दिए हुए होते हैं उनको भी बचाती है। अभी अपने बच्चों को कैसे बचाएगी ये दवाई जो है, वो बच्चों को कैसे बचाएगी? इस दवाई की ख़ास बात यह है कि ये आप एक दिन के चूज़े को भी पिला सकते हैं। अब एक दिन के चूज़े को आपने नहीं पिलाना, जब आप पेरेंट्स को डालेंगे जिन्होंने ब्रीड किया हुआ है, वो ख़ुद इस दवाई को पीने के बाद अपने बच्चों को फीड करवाएंगे, और वो दवाई ऑटोमेटिकली उनके बच्चों के मुंह में भी चली जाएगी। इससे क्या होता है कि बच्चे मरने से बच जाते हैं, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया जो भी है वो उनको नहीं होता। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दवाई पाकिस्तान में मैं सप्लाई कर रहा हूँ, इस दवाई का मैं सप्लायर हूँ। आप पाकिस्तान में कहीं पर भी मौजूद हैं, एक दिन के अंदर अंदर आपके पास दवाई पहुँच जाएगी आपके घर पर। और अगर आप कराची में हैं तो ये दवाई आपको 1 घंटे में मैं डिलीवर कर सकता हूँ।
तो इस दवाई का फ़ायदा ये है कि इसका कोई नुकसान नहीं है। सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, गर्मियों में भी इस्तेमाल करता हूँ और सर्दियों में भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल दुगना हो जाता है सर्दी के अंदर। इस मेडिसिन के बारे में मुझसे कमेंट में मत पूछिएगा। जिसको भी ये मेडिसिन चाहिए, कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं करूँगा मेडिसिन के हवाले से। सिर्फ आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे एक टेक्स्ट करना है, मेडिसिन लिख के सेंड करना है, मैं खुद आपको अप्रोच कर लूँगा। मेरा फ़ोन नंबर यानी कि मेरा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी को डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रही तो वो मेरे मुँह से मेरा नंबर सुन ले, 0349220045। मैं दोबारा अपना नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 0349220045। पाकिस्तान में जो लोग आउट ऑफ प्रोविंस मुझसे दवाई मंगवाते हैं, वो दवाई एक दिन में पहुंच जाती है, यानी कि जिस दिन मैं कोरियर करवाता हूं उसके अगले दिन वो वहां पहुंच जाती है। अभी रिसेंटली मैंने गुजरात में किसी को दवाई कोरियर की थी। पहली बार ऐसा हुआ कि दो से ढाई दिन लग गए दवाई को पहुंचने में। तो मैं परेशान था, मैंने कंपनी से रब्ता किया और उनसे पूछा कि दवाई पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में नहीं पहुंची। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुजरात में बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है, लाहौर से लेकर गुजरात तक बहुत धुंध है, इस्लामाबाद आगे रावलपिंडी बहुत ही ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा रोड पर, जिसकी वजह से हमारे पार्सल थोड़े से लेट हुए हैं। और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और उस बंदे को जिसको मैंने दवाई भेजी थी उसको फ़ौरी उसकी दवाई मिल गई। दवाई का ऑर्डर देने के बाद आप टेंशन नहीं लिया करें, क्योंकि आपने एक बार जब ऑर्डर दे दिया, पैसे दे दिए मुझे, दवाई पहुंचाना फिर मेरा काम है। मुझे बहुत सारे लोग इंडिया से भी देखते हैं, दुबई से, सऊदीया से, कतर, बहरीन, यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत कम लोग देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं ज़्यादा। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, आई एम रियली सॉरी, अभी फ़िल वक्त मैं ये पाकिस्तान से बाहर दवाइयाँ नहीं भेजता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बातचीत हो सके कंपनी से। अगर वो मान जाते हैं तो फिर मैं वहाँ भी स्टार्ट करूँगा, लेकिन फ़िल वक्त मैं नहीं भेजता। तो आप लोग मुझे अभी ऑर्डर मत कीजिएगा।